हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज बिजनेस स्टडीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑर्गेनाइजिंग। आज हम बढ़ेंगे एक नेक्स्ट लेवल की तरफ। हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज प्लानिंग। तो आज हम सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्लानिंग के बाद ये जो ऑर्गेनाइजिंग का सेकेंड फंक्शन आता है वो हमें किस तरीके से परफॉर्म करना होता है। बच्चों, पहला कदम तो हमने बढ़ा लिया है प्लानिंग फंक्शन के साथ। हमने प्लान तो कर लिया है कि भाई हमारा जो सफर है वो सिर्फ यहीं तक का नहीं है, हमारा सफर है 100 आउट ऑफ 100 लाने का। तो प्लानिंग तो हो चुकी है। तो प्लानिंग ने तो हमें ये बता दिया है दैट व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, और आज हम कहां पर है और कल तक हमें कहां पहुंचना है, ये सारी चीजें हमें प्लानिंग ने दिखा दी हैं, समझा दी हैं। बट उस 80 आउट ऑफ 80 के टारगेट तक या उस एंड पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे। तो उसमें से हम आज सेकंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग से आपने एक पहला कदम रखा है, तो अब दूसरा कदम जो आप रखने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, वो किस तरीके से रखा जाएगा। बच्चे, आइए समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से प्लानिंग एक पूरी प्रोसेस है, वो एक फंक्शन होने के साथ साथ वो मैनेजमेंट का तो एक फंक्शन है, बट स्टिल वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करे। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग भी बच्चे एक तरीके की प्रोसेस है जिसके अंदर आपको कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर आपने जब इसको एक ऑब्जेक्टिव दिया, आपने ये बता दिया कि हमें सपोज करो एक फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाना आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा ना। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन वहां पर काम करेगा, कितनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी होंगी, किनको आप बॉस बनाओगे और किसके अंडर कौन काम करने वाला है, ये सारी बातें ही आपको सोचनी होंगी। तो ये सारी ही काम आप लोग करते हो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? दिस इज अ प्रोसेस। ये एक तरीके की प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। सबसे पहली बात आई डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब है कि आपको पहले ये सोचना है ना कि आपको कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। भाई मुझे तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं। जो ये तीज आएगी, जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद दिवाली आएगी, तो आपके फेस्टिवल्स तो स्टार्ट होने ही वाले हैं जस्ट। अब सपोज करो कि आप एक दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो, तो जब दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए पहले आपको डिसाइड करना होगा कि उसमें आपको क्या क्या करना है। आपको उसके अंदर खाने का अरेंजमेंट करना है, आपको उसके अंदर डीजे का अरेंजमेंट करना है, आप उसके अंदर गेम्स भी कराओगे, आप उसके अंदर थोड़े बहुत जो इको फ्रेंडली पटाखे हैं उसका भी इंतजाम करोगे, आपको डेकोरेशन भी चाहिए होगी, आपको एक जगह भी देखनी होगी जहां पर आप दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज करोगे। आप ये भी सोचोगे कि कौन इस काम को करेगा और किसके हाथों में आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपोगे। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको आपको पहले खुद डिफाइन करना होगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए ना सारे एग्जांपल्स ऐसे देती हूँ जिसको आप अपने डेली लाइफ में फील करते हो। अब आप सोचते हो कि मैम आप हमेशा पार्टी, शादी या एक ट्रिप भी प्लान कराते हो, क्योंकि ये हमारी यूजुअल लाइफ में होता रहता है। अब मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे दूं तो वो तो आपने अभी तक जाके देखा नहीं है ना, तो इसलिए आप उस चीज को फील नहीं कर पाते हो। बट जो आप अपनी रियल लाइफ में चीजों को देखते हो उसे आप फील कर पाते हो और उसको फिर आप अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो बस फिर से अब जब हम शादी कराने जा रहे हैं, ठीक है, तो अब जब शादी का टाइम आता है, किसी के घर में कोई शादी का फंक्शन हो रहा होता है, तो आपने देखा होगा घर का जो बड़ा बंदा होता है ना, वो अपने डायरी के अंदर एक लिस्ट बनाना शुरू कर देता है कि उसको कौन कौन से काम करने हैं और ये काम कहाँ कहाँ से कराए जाएंगे। वो चीजों के बारे में वो सोचना शुरू करते हैं कि ये बंदा जो है हमारे घर का, ये इस काम को करेगा कि देख तू डीजे बुक कराइयो जाके, तू रिश्तेदारों को कार्ड बांटाइयो, तू ये कर दियो। तो यहाँ पर ना पता है कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है? ऑर्गेनाइजिंग। क्योंकि वहां आप डिफाइन कर रहे होते हो कि आपको कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है, तो डिफाइन करने के साथ साथ ना आपने उस चीज को ग्रुप भी किया। अब ग्रुप आपने कैसे किया कि आपने देखा कि सेम सेम एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। जैसे कि सपोज करो कि
एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी में ही कार्ड वाला भी बैठता है, उसी जगह पे मिठाई वाला भी है और उसी जगह पर ना डेकोरेशन वाले भी बैठते हैं। तो आप उसी मार्केट में गए, एक ही बार गए और आप अपना सारा काम करके आ गए। तो आपने क्या कर दिया, आपने एरिया वाइज अपने काम को बांट दिया कि यार इस एरिया में ये वाला काम होता है, इस वाले एरिया में ये वाला काम होता है। तो इस तरीके से आपने जो यहाँ पर एक्टिविटीज डिफाइन की थी, आपने नेचर के अकॉर्डिंग यानी कि सिमिलर जॉब्स के अकॉर्डिंग आपने उसको बांट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये एक्टिविटीज कहाँ की परफॉर्म कर रहे हो, आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो अपनी एंटरप्राइज की। ठीक है, अब बिजनेसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप एक फैक्ट्री खोलने जा रहे हो, तो वहां पर आपको रॉ मटेरियल खरीदना भी होगा, उसको प्रोड्यूस भी करना होगा, उसको बेचना भी होगा, उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी होगी, पैसों का अरेंजमेंट भी करना होगा। तो ऐसे में आपने डिफाइन कर लिए काम। अब आप क्या करोगे, आप ग्रुप करने का मतलब है कि आपने परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया। तो भाई उस डिपार्टमेंट में सिर्फ वही काम होगा, तो आपने कर दी है ग्रुपिंग, यानी कि जो सेम सेम काम थे आपने उन्हें एक साइड कर दिया। अब ये सारे काम हम किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर से एंटरप्राइज के लिए। फिर यहाँ पे एस्टैब्लिश किए जाते हैं अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। अब अथॉरिटी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, अब बच्चे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबके पास सेम ही अथॉरिटी होगी तो कोई किसी के लिए काम ही नहीं करेगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक जना सारे काम तो नहीं कर सकता। अब जैसे अपने घर में मैं बोलूं कि वही दिवाली पार्टी है, तो क्या एक जना सारे काम कर लेगा, नहीं। हमें यहाँ पर किसी ना किसी को जिम्मेदारियां सौंपनी होती है। तो यहां पर बनता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी कि एक सुपीरियर होगा तो दूसरा उसका सबऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे सुपीरियर के पास एक पावर आएगी कि वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड कर सकता है ताकि वर्क आगे परफॉर्म होना शुरू हो। तो इसी वजह से तो लेवल्स है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये है आपका ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज को और उसके बाद हम बनाते हैं रिलेशनशिप्स, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, जो ये बताता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट। तो मीनिंग हो गया होगा आपको बिल्कुल क्लियर। अब हम चलते हैं इसकी प्रोसेस की तरफ। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और उसके लिए आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन। क्या बोला मैंने, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के लिए आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन। मैम अब आप ये क्या बोल रही हैं, और मैम हमें पता है लेकिन कि इसके पीछे जरूर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है। बिल्कुल सही पहचानने लग गए हो तुम अब मुझे। तो ये जो मैंने अभी आपको बोला आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन, यहीं से आपको याद करना है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जहां पर आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डी का मतलब है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए का मतलब है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और ई का मतलब है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो अब अगर ये एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पहले कर देते तो अच्छा खासा हमें एक वर्ड आइडिया मिल जाता है यहां से। चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बना लिया है, आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन। तो आई से हमें आइडेंटिफिकेशन याद रखना है, डी से डिपार्टमेंटलाइजेशन और ए से असाइनमेंट और ई से एस्टैब्लिशिंग। तो बच्चे अब ये प्रोसेस है क्या, इस प्रोसेस में सिर्फ 4 ही स्टेप है और ये पूरी बुक की सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, शॉर्टेस्ट एज वेल एज इजीएस्ट प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने ना ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में ही प्रोसेस एक्चुअल में कवर अप कर ली थी, थोड़ा सा अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। हमने ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग में क्या पढ़ा कि यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमें परफॉर्म करनी है। तो हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप भी तो यही कहता है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। और जैसे ही आप उसे आइडेंटिफाई करोगे आप काम को बांटना शुरू करोगे, आप करोगे डिवीजन ऑफ वर्क। So the work is divided into manageable activities। तो आप क्या करोगे कि काम तो बहुत सारा होगा करने के लिए, लेकिन आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे ताकि उसे मैनेज किया जा सके। अब जैसे कि ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है बट मैंने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अपनी क्लासेस के लिए, ताकि मैं आराम से इस चैप्टर को अपनी क्लासेस के अंदर मैनेज कर सकूं और आपको बहुत अच्छे से हर क्लास में थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझ आता रहे।
अब उसके बाद जब आप काम को इस तरीके से बांट दोगे, आप लिख दोगे, आइडेंटिफाई कर दोगे, तो उससे आप अवॉइड कर पाओगे डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है मैम? बच्चे, डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि एक ही काम बार बार परफॉर्म किया जा रहा है। आपने पहले जो आया उसे कह दिया, जो आया उसे कह दिया, क्या है, आप काम कह के भूल गए। अब ऐसे में क्या हो गया, एक ही काम दो जनों ने कर दिया, तो ये इससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे ना। तो यहां पर अगर आप काम को मैनेजेबल टास्क में पहले ही बांट दोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आप डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हो। और इससे होगा क्या कि बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, किसी एक के कंधों पर ही सारा बोझ नहीं होगा, उसने धीरे धीरे सारा काम क्या कर दिया, सबके बीच में बांट दिया है, तो बर्डन शेयर हो जाएगा, आपका डुप्लीकेशन नहीं होगा एक्टिविटीज का, प्लस आपके जो वर्क है वो मैनेजेबल एक्टिविटीज में जब डिवाइड हो जाएगा तो अच्छे से परफॉर्म भी हो पाएगा। अब जब आपने ये काम कर लिया, आपने काम बांट भी दिया है, आइडेंटिफाई भी कर लिया है, तो अगला स्टेप आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे शादी में जाते हैं ना, अरे मैम फिर शादी, अरे हाँ यार देखो, मेरे को ना पार्टीज वार्टीज बहुत पसंद है, तो इसलिए, और खाने पीने का शौक मुझे अब ऐसे रोज रोज बाहर का खाऊंगी तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं ना एग्जाम्पल बता बता के ही मन भर लेती हूँ कि हाँ ठीक है चलो मैंने खा लिया है, ठीक है। तो जब हम शादियों में जाते हैं तो आपने देखा है वहां पे कि एक तरफ स्टार्टर्स होते हैं, एक तरफ ड्रिंक्स होती हैं। बच्चे, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ, जूसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक तरफ ड्रिंक्स होती हैं और खाने का अरेंजमेंट एक अलग तरफ होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग जो सिमिलर नेचर की चीज थी उसे आपने एक जगह पर बांट दिया। भाई जिसको स्टार्टर्स खाने हैं वो इस तरफ है, जिसको प्यास व्यास लग रही है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जूस पीना है, तो वो इधर की तरफ हो गया। इस साइड में हमने सारा खाने का अरेंजमेंट कर रखा है कि किसी को स्टार्टर्स नहीं खाने हैं, खा चुके हो तो भैया खाने की तरफ मुड़ो और खाओ। मीठा खाना है तो आइसक्रीम खानी है, मूंग की दाल का हलवा खाना है, तो जितने भी हमारे डेजर्ट्स हैं वो इस तरफ है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, बांट देते हैं, है ना। अब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी जाते हो तो वहां पर भी कुछ डिपार्टमेंट्स बने होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक तरफ होता है, होम डेकोर एक तरफ है, और अगर आपको कपड़े वगैरह खरीदने हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट अलग है, ग्रोसरी आइटम्स खरीदनी है तो वो अलग दे रखी है आपको। तो वहां पे भी तो उन्होंने क्या कर रखा है, सिमिलर नेचर की चीजों को डिवाइड कर रखा है। हम घर में नहीं करते कि अलमीराज के अंदर हम कपड़े रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम खाना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो डिपार्टमेंट सेट कर रखा है आपने। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बच्चे ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज आ जाती हैं तो जो सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं हम उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं, जिससे कि हमें मिलता है स्पेशलाइजेशन। अब मुझे डेली आकर क्या करना है, आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, डेली आकर बिजनेस स्टडीज पढ़ाना है, तो मैं जब ये काम इतने सालों से कर रही हूं ना, तो मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया इसके अंदर। तो जब हम रिपीटेडली किसी भी जॉब को परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलती है, स्पेशलाइजेशन मिलती है। तो इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स, कि डेली आपको मार्केटिंग का ही काम करना है, डेली आपको फाइनेंस ही हैंडल करना है, ताकि वहां पे आने वाली सभी सिचुएशंस को हैंडल करने लायक आप हो जाते हैं और आप बन जाते हैं उस एरिया में स्पेशलिस्ट। तो डिपार्टमेंट्स कई बार प्रोडक्ट बेसिस पे भी बनाए जाते हैं, टेरिटरी बेसिस पर भी बनाए जा सकते हैं, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है, सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज को हम एक साथ ग्रुप कर देते हैं, जिससे हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है। फिर तीसरा क्या है हमारे पास स्टेप, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। काम भी देख लिया, बांट भी दिया और उसके लिए ग्रुपिंग भी कर दी है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है भाई, किसी को जिम्मेदारी सौंपनी है उस डिपार्टमेंट की। सो ईच डिपार्टमेंट इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हर डिपार्टमेंट का बनाया जाता है एक डिपार्टमेंटल हेड, या आप कह सकते हो डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो भाई वो जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट को क्या करेगा, हैंडल करेगा और फर्दर जॉब्स एलोकेट करेगा इन अकॉर्डेंस ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। हमने तो यहाँ काम बता दिया है ना कि क्या करना है, कैसे करना है, हमने ग्रुप भी करके दे दिया आपको। अब हमने आपको इंचार्ज बना दिया उस डिपार्टमेंट का, अब आप ड्यूटीज असाइन करो, देखो लोगों के स्किल्स देखो, कॉम्पिटेंसीज देखो, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स को बांटना शुरू करो। तो यहाँ पे ड्यूटीज को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या आता है बच्चे, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब मुझे ये पता होना चाहिए ना अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरा बॉस कौन है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है, किसके लिए मैं आंसरेबल हूं, ये मुझे पता होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ड्यूटीज असाइन की जाती हैं तो उसके बाद रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स ये क्लैरिफाई करते हैं दैट हु ही हैज टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम। यहाँ ही का मतलब क्या है, किसी एक एम्प्लॉय से, कि उसे किससे ऑर्डर लेने हैं, टू whom he is accountable, वो किसको जाके आंसर देगा, कि किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। मींस यहां पर एस्टैब्लिश किए गए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप,
यहाँ आपको ये क्लैरिटी मिली कि ये आपका बॉस है और आप इसके अंडर काम करने वाले एक एम्प्लॉय हो, मींस ये आपका सुपीरियर है और आप इसके अंडर एक सबऑर्डिनेट। ठीक है, सो इससे क्रिएट होती है हमारी हायरार्की, यानी कि जो हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो यही जाकर क्रिएट होता है। तो बस यही सिंपल से 4 स्टेप्स है हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के, जहां पे सबसे पहले हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे, हम मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड हो सके, हमारा बर्डन रिड्यूस हो सके, डुप्लीकेशन अवॉइड हो सके। फिर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को एक साथ करते हैं जिससे स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। फिर ड्यूटीज असाइन की जाती है, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक इंचार्ज रखा जाता है, वो इंचार्ज फर्दर जॉब्स को एलोकेट करता है स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पर, और लास्ट में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाकर लोगों को यह बताया जाता है कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। बस हो गए आपके प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट। सो आई होप आज आप ऑर्गेनाइजिंग से फेमिलियर हो चुके हो, अब आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स के साथ बढ़ेंगे। आज पहली क्लास थी तो बस आपको मुझे आज फेमिलियर कराना था ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से ही कि इसमें क्या क्या छिपा हुआ है, एंड आई होप आज इस क्लास के एंड तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आप किसी और को भी समझाने लायक हो चुके होंगे। सो मिलते हैं बच्चा लोग आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।